अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर आपने देखी होगी कि सदर ट्रंप अमेरिका के और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान जो तमाशा हुआ है वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, आप सबने अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा होगा और सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। इसमें हमारे लिए सबक क्या है, और वो सबक ये है कि जो ये तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, उसका इस मुलाकात का मकसद था कि मादनियात के मुआहदे पर यूक्रेन के सदर दस्तखत कर दें, उसके बदले में जो कि अमेरिका ने उनकी पिछले कई सालों में सपोर्ट की है। लेकिन उन्होंने ज़ेलेंस्की ने इसको ये मुआहदा नहीं करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि जंग बंदी रूस के साथ ना हो। लेकिन अमेरिकी सदर और वाइस सदर दोनों उन पे ज़ोर दे रहे थे कि आप जंग बंद करें वरना तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। तो रूस की जंग जो है वो अमेरिकी सदर के वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लड़ी गई उनके बिहाफ पे। और ज़ेलेंस्की को ज़रूर एहसास हुआ होगा कि क्या हालात होते हैं अगर इंसान अपनी ताकत अपने हाथ से किसी को दे दे। तो इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख होगी, यूरोप ने भी इसकी मजम्मत की है, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक ने और उनकी हुकूमतों ने, और ये भी अज़म का इरादा ज़ाहिर किया है कि वो अपने दिफा पे अब तवज्जो देंगे, क्योंकि अमेरिका ने उनके दिफा से हाथ उठा लिया। यूएस एड बंद हो गई है और डिफेड जो है बरतानिया की जो इमदाद की एजेंसी है वो भी उसने भी कट लगाया है। यूरोपियन ममालिक भी अपनी इमदाद काफ़ी कम करेंगे क्योंकि अब उन्होंने अपने दिफा पे तवज्जो देनी है और इससे पाकिस्तान के जो NGO सेक्टर है उस पर बहुत मनफी असरात और पूरी दुनिया के NGO सेक्टर पर मनफी असरात होंगे। ये इमदाद उसी वक्त तक देते रहे जब उनका दिफा पे ख़र्चा यूरोप का नहीं हो रहा था। अब उन्हें खुद करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया है। और हमारे लिए सबक ये है, जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में हुआ, मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म या सदर वहाँ पर बैठा होता और इस तरह लाइव TV चल रहा होता तो हमारा सदर या वज़ीर आज़म किस तरह रिस्पॉन्ड करता ट्रंप के इन अहकामात को। और जिस तरह उंगली से वो इशारे कर रहे थे और जिस तरह शटअप कॉल दे रहे थे, जिस तरह उनके लिबास पहनने पे तनकीद कर रहे थे कि सूट टाई पहन के क्यों नहीं आए तुम, बाहर से ही उन्होंने उस पर यह तनकीद शुरू कर दिया और फिर सवाल भी उनसे पूछा गया। तो हमारे लिए सबक ये है जो मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी उनकी बारी भी आ जाए ओवल ऑफिस में जाके बैठने की और सदर ट्रंप से बात करने की। तो एक तो यह कि लाइव ट्रांसमिशन नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, और दूसरा ये तो खैर एक नॉन सीरियस बात थी। सीरियसली हमें ये होना चाहिए कि हमें अपने पाँव पर खड़े हों। जब हम अपना कटोरा भीख का लेके पूरी दुनिया में मांगने निकलते हैं तो फिर इज्जत नहीं होती। वही होता है जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। और दूसरा सबक ये है कि किसी की कठपुतली ना बने, किसी के पपेट ना बने, किसी की प्रॉक्सी वॉर ना लड़ें, जो हमने पिछले 45 साल में अमेरिका की लड़ी और हमें उसके जवाब में ठेंगा मिला। ज़ेलेंस्की को जो हुआ, हो सकता है हमारे सदर और वज़ीर आज़म जब ओवल ऑफिस में बैठते होंगे उनके साथ भी यही कुछ होता हो, लेकिन हम देख नहीं पाए क्योंकि वो लाइव TV पे नज़र नहीं आया। लेकिन हमने प्रॉक्सी वॉर्स खेली और हमें इन प्रॉक्सी वॉर्स से ये सबक सीखना चाहिए कि यूक्रेन ने खेली, प्रॉक्सी बनी उनकी और रूस के साथ पंगा लिया, तो अब अकेला वो खड़ा है मैदान में। और तीसरा जो है वो बहुत अहम चीज़ है, वो ये है कि अपने न्यूक्लियर असासों की हिफाजत करें और किसी के कहने में ना आए, यही हमारी बका की ज़मानत है। तो आज एहसास होता है कि 1998 में जब पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव का मुकाबला किया और न्यूक्लियर धमाके किए, $5 अरब की इमदाद ठुकराई और एक दिफाई छतरी का निज़ाम भी ठुकराया, तो आज एहसास होता है कि वो ठीक फ़ैसला था। और इसकी एक मैं आपको थोड़ी सी तारीखी एक हकीकत बता दूं, 1991 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर असासों के साथ बड़ा मुल्क था और उसके पास 1700 न्यूक्लियर वॉर हेड थे। लेकिन अमेरिका ने उसको ज़मानत दी कि रूस को ये सब वापस कर दो, हम आपकी हिफाजत करेंगे। और फिर वो वापस कर दिए गए। 1996 तक तमाम न्यूक्लियर वॉर हेड यूक्रेन ने वापस कर दिए। और आज फिर कल जो कुछ हुआ है यूक्रेन और उसके सदर के साथ, वो आपके सामने है। तो उम्मीद है हमारे कारपरदाज, हमारे हुक्मरान, हमारी रूलिंग एलीट सबक सीखेगी ज़ेलेंस्की के साथ, क्योंकि हमने तो नहीं ओवल ऑफिस जाके बैठना तो रूलिंग एलीट के किसी मेंबर नहीं है। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है और कौम की इज़्ज़त आपके हाथ में होती है। अब बढ़ते अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। हमारे आज की टॉप स्टोरी है खान की उम्मीद ट्रंप से और PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं उस पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं बहुत सारे करप्शन पे, बहुत सारे लीडर्स के, और ये कि वो खान साहब की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, उनको जेल में रख के वो पैसे कमा रहे हैं, लीडर भी और यूट्यूबर्स भी। इस पर हम बात करेंगे। फौज चौधरी जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, सीनियर सियासतदान हैं। हॉट इशू होगा हमारा आज का। इख्तियार वली नज़रअंदाज लेकिन परवेज़ खटक काबीना के मेंबर बन गए, ये कैसे हुआ? बिलाल अज़हर कियानी साहब से पूछेंगे,
वफाकी वज़ीर ममलकत का हल्फ उन्होंने भी आज उठा लिया है। और एडिटोरियल हमारा होगा इंसाफ के लिए खुद सोजी, लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परसों एक वाक़या हुआ जिसमें 5 साल तक हाई कोर्ट में अपने केस के फैसले का इंतज़ार किया और 10 साल तक इस अदालती निज़ाम से वो लड़ता रहा, वो शख्स जिसका नाम आसिफ जावेद है। और जब नाकाम हो गया और फिर एक नई तारीख पे तारीख मिली तो उसने अपने आप को वहाँ पे आग लगा ली। इस पर हम बात करेंगे ज़रा तफसील के साथ। हमारे एडिटोरियल में बढ़ते हैं टॉप स्टोरी की तरफ और हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आप इस पर अगर तबसरा करना चाहें, कल जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के साथ जो हुआ है, और मुख्तसर सा इस पर अगर आप बात करना चाहते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक क्या है, क्योंकि आपके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के सफारतकारों के साथ और बाज़ लोग ये समझते हैं कि खान साहब का जो अमेरिका के साथ ब्रेक थ्रू हो सकता है उस पर आपका भी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा जो वहाँ पे लॉबिंग हो रही है। तो क्या कहना पसंद करेंगे, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अपने इस तरह के अंजाम से बचने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं यूक्रेन से। यूक्रेन के ऊपर तो अगर आपने इलेक्शन कैंपेन फॉलो की हो तो वहाँ पे तो ये एक बाइडन वर्सेस ट्रंप इशू ही बन गया था। और जैसा कि कल आपने देखा कि जो वैंस थे, जो उनके डिप्टी जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो खुल के कह ही दिया कि आप तो हमारे खिलाफ कैंपेन करते रहे हैं। सो जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी प्रेसिडेंट ट्रंप में और कैमिला हैरिस में जो डिबेट हुई थी वो इसके ऊपर काफ़ी डाइवर्स व्यू था। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन में ही कह दिया था कि वो कभी इस वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आई थिंक जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने वही किया है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इलेक्शनों में वादे किए हैं, टू बी फेयर विद हिम, अपने वोटर के साथ उन्होंने एक एक को पूरा करने की कोशिश की है। और अभी भी वो स्ट्रेट शूटर हैं, आपको पता है, वो बात करते हैं, वो सीधी बात रखते हैं। तो कल जो इनके साथ हुआ है इसके ऊपर अब देखिए, एक तो जाहिर है कि दुनिया तब्दील हो रही है। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो 1945 में अटलांटिक सेटलमेंट हुई थी, जो बरतानिया और अमेरिका के दरमियान के, जिसमें अमेरिका ने ये वादा किया था, रूजवेल्ट उस वक्त सदर थे अमेरिका के, और ये गारंटी की गई थी कि यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका की जिम्मेदारी होगी। और आज भी आप देखें कि जर्मनी में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स हैं जो जर्मनी में बैठे हुए हैं। और यूरोप की जो डिफेंस का जिम्मा है वो अमेरिका ने ट्रेडिशनली लिया है। लेकिन जो ट्रंप हैं वो अपनी कैंपेन में भी और अब भी आके वो ये बहुत बड़ा चेंज वो कर रहे हैं। जो 1945 से सेटलमेंट चली आ रही थी, तकरीबन 100 साल हो गया, आप देखिए उसको वो तब्दील करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो अमेरिका की हद तक जिम्मेदार हैं, यूरोप अपना मामला खुद चलाए। अब आपका और मुझे दोनों को जरा एडवांटेज ये है कि हम गाँव के लोग हैं, तो हमें पता है कि जो चौधराहट रखने के लिए फिर खाली पैसे जो हैं उनका ध्यान तो नहीं करना पड़ता, पैसे तो खर्चने पड़ते हैं। अगर आप जो है वो ख्याल नहीं करेंगे यूरोप का, तो यूरोप का ख्याल नहीं करेंगे और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो वो अमेरिका को फिर क्यों जो है वो करेंगे, वो अपने रास्ते चीन के लिए खोलेंगे। और आज भी आपने देखा है जो रिएक्शन आया है कनाडा का और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो काफ़ी जो आई वुड से कि पहली बार अमेरिका से इतने फासले पे लग रहे हैं। और अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी डिबेट है। सो एक बड़ी डिबेट है जिसका आगाज़ हुआ है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से इसको चलती है। बहरहाल इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका पर ही फोकस है और वो दुनिया की चौधराहट से थोड़ा दस्तबरदार होते नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं चला। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है, जो आपने कहा कि चीन के लिए यूरोप रास्ते खोलेगा और 1945 से जो एक चल रहा था निज़ाम उसको दरम बरम कर दिया है ट्रंप ने। तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो अमेरिका की असला की इंडस्ट्री है, और वो ज़ाहिर है उनकी सियासत भी उस पर चलती है और दुनिया को वो लड़ाते भी इसी बात पे कि उनकी असला फैक्ट्री चलती रहें, तो उनके जो असला की सेल है जिसमें यूरोप ज़ाहिर है एक अहम प्लेयर था, अहम कंट्रीब्यूटर था, वो कैसे उस नुकसान को कैसे बर्दाश्त करेगा अमेरिका? हमारे जैसे मुल्कों का असला बेचना शुरू करेगा? वो तो असला की जो सेल है, इंडिया को F-35 बेच रहे हैं। सीधी बात है जी, आप हमारे मुल्क में, हाँ, वो आप कह रहे हैं आप पैसे कितने लगा रहे हैं, इंडिया को F-35 बेच रहे हैं। और देखिए अमेरिका की इकोनॉमी में फिर जो रेयर अर्थ्स का ये करने जा रहे थे प्रोजेक्ट, वो भी जाहिर है उसकी असले में भी उसकी ज़रूरत है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जो है वो उसकी डिमांड है। और एलॉन मस्क
बड़े प्लेयर हैं टेक्नोलॉजी के, तो उसके ऊपर भी वो जो है वो जा रहे हैं। तो अमेरिका का जो बेसिकली इशू इस वक्त जो फौरी तौर पे जो एक आएगा, आप देखना हमने ये है कि यूरोप इसके ऊपर किस हद तक रिएक्ट करता है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा ही है कि जो इससे पहले ज़ेलेंस्की तो अभी आए हैं, आखिरी गेस्ट थे ना, इससे पहले जो जर्मन जो चांसलर थे मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, उनके साथ जो हुआ, फिर आपने देखा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ भी प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े खुली डुली गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। सो यूरोपियन जितने लीडर अभी आए हैं सवाए इटली की प्राइम मिनिस्टर के, जो कि एक राइट विंग की हैं और उसका उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो एलॉन मस्क के साथ भी बहुत करीबी है और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी बड़ा करीबी है। बाकियों को तो उन्होंने ठीक ठाक जो है वो खुली खुली सुनाई है, स्पेशली फ्रेंच प्रेसिडेंट तो कई जगहों पे एम्बेरस ही हो गए, फिर उन्होंने करेक्ट भी किया। सो ये अपना आप देखना ये है, असल जो चीज़ देखनी है ना जी वो यही है कि ये जो 1945 से जो दुनिया की एक सेटलमेंट चल रही थी उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज जो हैं वो किस हद तक उनको रिवर्स करते हैं। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने। ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं, 1945 से जो सेटलमेंट चल रही थी वो ख़राब हो गई है। इसमें आप पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे देख रहे हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? वफाकी वजीर हैं, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमरीकियों से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी। आप बताएंगे, थोड़ा हम सियासत पे आते हैं लोकल पे, लेकिन कि पाकिस्तान को एज अ कंट्री, कोई भी सियासी हुकूमत हो, कोई भी हुक्मरान हो, अपनी डायरेक्शन कैसे अब रखनी चाहिए, जहां पे 1945 से लेके अब तक जो सेटलमेंट है वो ख़राब हो गई है, नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है, चीन जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और शायद यूरोप भी हो जाए, हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, असल में तो देखिए जी, हमारा भी जो मामला है वो यही है कि 1951 में जब कोरियन वॉर शुरू हुई और जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि वो नॉन अलाइंड हैं, वो गैर जानबदार रहेंगे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की जो ऑफ़र है उसको कबूल किया और 1951 से हम अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक के अलाए हैं। इसका हमें फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि अगर आप सारे तज्जिए उठा के देखें 1940-47 के, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान तो इकनॉमिकली सस्टेनेबल ही नहीं है, और सारे जो हिंदू लीडर्स थे उनका ख्याल था कि ये मुल्क चल नहीं सकेगा। लेकिन ये जो हमने अलाइंस बनाया वेस्टर्न, उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम इकनॉमिकली हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इसीलिए 1990 तक के सारे इशारिये आप उठा के देखें तो हम हिंदुस्तान से आगे थे। और इसी तरह से फिर जब वॉर ऑन टेरर हुई मुशर्रफ साहब की, तो भी हमें उसका फ़ायदा हुआ। अब देखिए, यूएसएसआर के मेल्टडाउन के बाद जो दुनिया की पॉलिटिक्स की चेंजेस आई हैं, उसमें पाकिस्तान की भी जो अहमियत थी एज ए वेस्टर्न अलाय इस रीजन में, वो अब वो नहीं रही। तो अब हमें प्रॉब्लम है, चाइना के साथ भी हमने एक रिलेशनशिप रखना है। अल्टीमेटली देखिए, पाकिस्तान के लिए आइडियल तो ये है कि हम हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, ठीक, और हम हिंदुस्तान और चाइना के साथ बैलेंस करके चल सकें। लेकिन हिंदुस्तान में मुसीबत ये हुई है कि वहाँ हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स हो रही है, और इसके बाद जो जब तक वहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होती हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स, उनके साथ नॉर्मलाइज हमारे ताल्लुकात नहीं हो रहे। सो ये जो एक इंटररेगनम पीरियड है, ये मुश्किल तो है। पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आएगा, पैसे बाहर से नहीं आएंगे। देखिए, आपने अरबों ने भी आपके सामने हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा कि जी वो $50 अरब वो दे देंगे, $25 बिलियन वो दे देंगे, लेकिन अरब ब्लॉक से भी हमें पैसे नहीं आए। और वेस्ट तो अब ट्रंप इमरान खान के लिए अगर ट्वीट ना भी करें, पैसे वो बिल्कुल नहीं देंगे। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी इज इन अ शेम्बल्स, अगले कुछ साल तो बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक, आपके हाल में अगर इमेजिन आप करें, विजुलाइज करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहाँ जाएँ ओवल ऑफिस में, तो उनके साथ किस तरह की मीटिंग होगी अब सदर ट्रंप की? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान यूक्रेन तो बहरहाल नहीं है। अभी आप नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हैं तो आप देखें ना, उन्होंने उनके लोगों को 15,000 लोगों को डिपोर्ट किया, सबको हथकड़ी लगा के भेजी। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ये मसले ही नहीं उठाया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो देखिए, अमेरिका की ये तो कहना आसान है, जिस तरह हम कहते थे जी वो मुशर्रफ साहब को फ़ोन आया था तो उनको खड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन देखिए हालात है, सच्ची बात यह है कि अमेरिका इज़ टू बिग अ पावर। तो जो भी लीडर जाता है वो 100 दफ़ा सोचता है कि हमने आगे रिएक्ट जो है वो कैसे करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये भी अभी जब यूक्रेन के सदर वापस अपने मुल्क पहुंचेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि हफ्ते में क्या उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इस मीटिंग के। सो जो भी लीडर जाएगा
पाकिस्तान का, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, वो जाहिर है कि उसको सोच समझ के रिएक्ट करना होगा। अच्छा, खान साहब ने इन्हीं हालात में जो बैकग्राउंड चल रही है, उन्होंने टाइम मैगजीन में अपना एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफ़ की है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में कहा, शिकायत लगाई और कहा कि आईनी हदूद को उन्हें तस्लीम करना चाहिए। और साथ उन्होंने एक और बात भी की है कि मुझे हाउस अरेस्ट के बदले पॉलिटिकल स्पेस की ऑफ़र दी गई थी जो मैंने कबूल नहीं की। क्या आप समझते हैं कि खान साहब को पहली बात तो ये है कि क्या ये ख़त लिख के ट्रंप को इस तरह मुदाखलत अपने मुल्क में करने की दावत देनी चाहिए थी, और दूसरा क्या उन्हें ये ऑफ़र कबूल नहीं करनी चाहिए थी, ये यूट्यूबर्स वाला काम ही वो जारी रखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में असल प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपने मसले खुद सॉल्व करने में कोई इतने अच्छे नहीं हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम ईगोज़ वगैरह अपनी जो है वो ज़्यादा रखते हैं। असूली तौर के ऊपर तो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जमातों को और इस्टेब्लिशमेंट को बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस सूरत हाल का जायज़ा लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी कोई सोच पाकिस्तान में तो है नहीं, कोई बंदा तैयार ही नहीं है कि कोई अपने पाँव से आगे सोचने की सलाहियत ही नहीं है। और इस वक्त जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान के जो इस तरह के मामला जब होते हैं तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 3 ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इंटरफेयर करते हैं अपने अपने। अभी तक ज़ाहिर है इन तीनों ममालिक की तरफ से भी कोई इंटरेस्ट नहीं आया है। पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ईसीपी हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स हों, चाहे सियासी जमातों की कोई आपस की एक कोई हो या पार्लियामेंट हो, वो तमाम तो हमने एक एक करके ख़त्म कर दिए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने अगर बैठना है तो या कराएं तो फिर कैसे जो है वो आगे जाएं। तो उस सूरत में आप बाहर के जो इदारे हैं या इदारे हैं उन्हीं को ही अपील करेंगे, और किसको करेंगे? आप अभी क्या जुडिशरी में चले जाएं, आपको पता है फैसले क्या आने हैं, आप ईसीपी पे चले जाएं, आपको पता है फैसले क्या आने हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कुछ बचा ही नहीं पाकिस्तान में कि जिसके पास जो है वो नहीं, तो इसका मतलब है कि हम ट्रंप के पास चले जाएं। आइडियल सिचुएशन जाहिर है बैनुल-अक़वामी तौर पे जाएंगे ना, और किधर जाएंगे? या तो फिर क्या करेंगे, लोगों बंदूकें उठा लें? तो आपके ख्याल में उन्होंने सही स्टेप लिया है? तो फिर आलमी फोरम्स के ऊपर ही जाएंगे ना जी। आपके ख्याल में उन्होंने सही स्टेप लिया है? और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान को क्या खाना जंगी में तो नहीं जाना। दूसरा सवाल जो था मेरा ये था कि फोर्सेस हैं उधर ही जो है वो जाना, लेकिन लोकल अगर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता था बातचीत के जरिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाउस अरेस्ट के बदले मुझे पॉलिटिकल स्पेस की ऑफर हुई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी। आप क्या समझते हैं कि उन्हें नहीं यहाँ लोकली भी, चले इंटरनेशनली वो इंगेज कर रहे हैं लोगों को, लोकली भी इंगेज करना चाहिए जो ताकतें हैं, और लेकिन यूट्यूबर्स हैं कुछ आपके भी मुखालिफ हैं, वो कोई मुफाहमत की बात होने नहीं देना चाहते, यहाँ से आगे हालात को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते अपने पैसे की खातिर। तो आपके ख्याल में खान साहब को ये चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, नज़र नहीं आ रही? अब साथ बात यह है कि ये जो लोग इस वक्त यूट्यूबर्स हैं या एक जो हॉस्टल रखना चाहते हैं, देखिए इनकी तो कोई अहमियत तो नहीं होगी ना, ये तो एक वक्ती तौर पे ठीक है, वो पैसे बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो देखना है इन लोगों से तो मामला, इन लोगों से पूछ के तो नहीं मामला हल होना ना। जाहिर है मामला तो पाकिस्तान के अंदर आइडियली अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो अलायंस को कोई नहीं जी, जब होता है इनको वो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसे फिशर्स हैं, इनको कोई अहमियत हैसियत नहीं है। अच्छा। असल इशू ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर PMLN में जो कुछ मेरे दोस्त हैं जो सीनियर, तो मैंने ये कहा कि आपने बड़ी गलती की PTI से बराह रास्त बात करके। आपको एक्चुअली महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोगों को बीच में डालना चाहिए था, और हम एक उनके जरिए बातचीत करते तो वो किसी किनारे लग जाती। अब भी जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि ये PTI में चूँकि लीडरशिप नहीं है, अब मौलाना फजलुर रहमान और ये जो लीडरशिप जब तक इकट्ठी ना हो और एक लाइंस ना बने तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये लोग हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन आप जो हुकूमत मौलाना साहब के साथ बात कर सकती है या और के साथ कर सकती है, वो डायरेक्ट इमरान खान के साथ नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, आइडियल यही है कि ये अलायंस बन जाए और ये टॉक्स दोबारा शुरू। ठीक है। आखिर में ये बता दीजिएगा, अभी खबर आई है डॉन में कि PTI का जो लोअर स्टाफ है लाहौर में, इस्लामाबाद में, उनकी तनख्वाहें आधी की जा रही हैं और वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली
और इन पीटीआई की लीडरशिप पे करप्शन के इल्ज़ामात भी बहुत संगीन है। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ऑडिट होना चाहिए कि इतनी फंड रेजिंग पूरी दुनिया से होती है, और वो ये जिनको तनख्वाहें जिनकी कम की जा रही वो भी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से फंड रेजिंग होती है, सबसे अमीर पार्टी है, और फिर भी ये पैसे देने के लिए लोगों के पास नहीं है। ये मिसमैनेजमेंट जो है और ये जो फाइनेंशियल बंगलिंग्स के इल्ज़ामात हैं, आप क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी, वेयर द बक स्टॉप्स? देखिए ना, पार्टी जो इस वक्त चला रहे हैं 2-3 लोग, जो सलमान राजा है वो लीगल अफेयर्स के हेड हैं, और वकास जो है वो इसका मीडिया का हेड है, और ये 2 लोग जो हैं वो तो खैर कभी आए ही नहीं पंजाब में, और कभी सेक्रेटेरिएट में, मेरा ख्याल है वो तो जब से पीटीआई में आए हैं वो केपी हाउस में ही रह रहे हैं, वहीं पे गए हैं, कभी पंजाब में तशरीफ नहीं लाए। तो वो तशरीफ लाएंगे तो जाहिर है फिर उनको पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं वो उनको भी पता नहीं है कि वो भी कभी जो है हमने नहीं देखा कि उनको वो क्या उनकी एक्टिविटी है। सो इस वक्त तो पार्टी एक क्योस में है, और ये 2-3 लोगों ने, मैंने तो खान साहब को सच्ची बात है पिछली दफ़ा भी ये कहा है कि आप 600 दिन आपको अंदर हो गए, अगर आपने इन्हीं के ऊपर रहे तो अगले 600 दिन भी आप बाहर नहीं आ सकेंगे, बिकॉज ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं और इनकी सलाहियत इतनी महदूद है कि ये ना तो किसी से कोई बातचीत कर नहीं सकते। अब आप देखिए अलायंस की आप कल जो हुआ है उसमें आप उठा के देखें, इमरान खान की रिहाई की डिमांड ही नहीं है। आप मुझे बताएं उस अलायंस को मैंने आग लगानी है जिसमें इमरान खान की रिहाई की डिमांड ही ना हो, या अलायंस आप बना रहे हैं और उसमें इमरान खान की रिहाई की बात ही कोई नहीं कर रहा, तो मुझे आप बताइए मैंने उस अलायंस को करके क्या करना। ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, हम आपसे बात करने के बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, आपसे मजीद बात करना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू इख्तियार वली नज़रअंदाज, परवेज़ खटक काबीना के मेंबर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का। हमें ज्वाइन किया बिलाल अज़हर कियानी साहब, वफाकी वज़ीर ममलकत, अभी उन्होंने परसों हल्फ उठाया, बहुत मुबारक हो आपको जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इख्तियार वली नज़रअंदाज परवेज़ खटक काबीना के मेंबर बन चुके हैं, आपने जब हल्फ उठाया उसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे इस पर तनकीद कर रहे हैं इस फैसले पे। और दूसरा मैं आपसे एक दो और इश्यूज़ पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन शुरू अगर यहाँ से कर लें तो आपको मुबारकबाद तो हमने दे दी, आपको पोर्टफोलियो कौन सा मिला है? एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफसार साहब थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एज ऑलवेज जी। अभी जी कुछ कन्वे नहीं हुआ या कोई फैसला नहीं हुआ जी अभी तक। दूसरी बात मुझे ये बताएं, इख्तियार वली जो अब उन्होंने उसी हलके में हैं जहाँ परवेज़ खटक होते हैं, और उनके मुखालफत उन्होंने पिछले 30 साल या 25 साल जितनी भी सियासत है की है, मुस्लिम लीग नून के लिए की है, और मरने जीने पे भी उनका आना जाना नहीं है परवेज़ खटक के साथ। तो इस तरीके से कि उनको आप नज़रअंदाज कर दें, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और परवेज़ खटक जो मुसलसल तनकीद करते रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, शरीफ फैमिली पे, उनको आप काबीना का मेंबर बना लें, आपके वर्कर्स को पैगाम क्या जाता है कि अगर वफादारी करोगे तो हाँ आपको सज़ा मिलेगी? नहीं अफसार साहब, देखिए सबसे पहले तो इख्तियार वली साहब और दीगर वो साथी हम बुनियादी तौर पर सबसे पहले जमात के कारकुन हैं जी। मैं अपने आप को उन कारकुनान में शामिल करता हूँ और इस बात में कोई शक नहीं कि इख्तियार वली साहब और उन जैसे जो साथी उनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं, और वो जमात का भी असासा हैं और लीडरशिप भी इस बात को समझती है। अब देखिए ये वजारतें, ये उहदे, ये मुख्तलिफ़ औकात में आनी जानी चीज़ें होती हैं। आप सियासी हुकूमत एक अलायंस में चलाते हैं, उसके भी तकाज़े होते हैं, मगर हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि इख्तियार वली साहब कोई जमात के लिए अहम नहीं है या इस तरह का कोई फ़ैसला या ऐसी कोई बात है। वो हमारा जो जमात का हिस्सा भी हैं, जिस तरह दीगर हमारे कारकुनान हैं जो दहाइयों से पार्टी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह वो कीमती असास हैं, उस तरह इख्तियार वली साहब भी पार्टी के बिल्कुल एसेट हैं जी। ठीक, अच्छा, अब दूसरा टॉपिक जो हमारा आज का है उसमें ये है कि आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान एक मीटिंग हुई है ओवल ऑफिस में, काफ़ी खौफनाक मीटिंग हुई है, और एक नया लगता है कि दुनिया में नई सोच उसने जन्म दे दी है। इन हालात में, इस तरह के माहौल में, अगर लेट्स सपोज के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जाते हैं ओवल ऑफिस और वहाँ पर ट्रंप उनसे कहता है खान साहब, इमरान खान साहब को आप रिहा करें, उन्होंने ख़त भी लिखा है, अभी टाइम मैगज़ीन में उनका एक आर्टिकल छपा है, और ट्रंप को मुसलसल लॉबिंग की जा रही है। जो विल्सन एक ड्राफ्ट कर रहा है, एक लॉ जिसमें आर्मी चीफ पे पाबंदी लगाने की बात कर रहा है और बहुत सारे लोगों पे पाबंदी लगवाने की बात कर रहा है। ये माहौल अगर हो और इसमें मीटिंग हो ऑफिस में, तो शहबाज शरीफ साहब फिर इमरान खान को कहेंगे कि आप
जाएं मौज करें? सर सब देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन आपने बयान की, तो मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है कि हम इतने ज़्यादा असम्पशंस के ऊपर कोई भी बात नहीं। करें। आपके ख्याल में ट्रंप इंटरफेयर नहीं कर सकता पाकिस्तान के मामलों में? नहीं देखिए, वो कह नहीं सकते। नहीं देखिए, हमने जो अभी तक देखा है, मैं तो उसी पे कमेंट कर सकता हूँ कि जब भी इस तरह का सवाल मैंने सहाफ़ियों को भी स्टेट डिपार्टमेंट से करते देखा है, तो आगे से जवाब यही मिला कि पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक जुडिशल मामलात हैं, और यही बात मुनासिब है। जब भी मैंने स्टेट डिपार्टमेंट या एग्जीक्यूटिव की तरफ से उनके स्पोक्स पर्सन से सवाल होते हुए देखा है, तो देखिए मेरे ख्याल से ये तो शुरू के दिन है ना, और अभी वो बिजी हैं। अभी यूक्रेन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हुए थे, फिर यूके प्राइम मिनिस्टर गए, तो हो सकता है बारी आ जाए। जिस तरह वहाँ लॉबिंग हो रही है, कैंपेन हो रही है, टाइम मैगजीन में आर्टिकल आया खान साहब का, उन्होंने डायरेक्ट ट्रंप को एड्रेस किया है और उन्होंने कहा है, उनकी बड़ी उन्होंने तारीफ़ की है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आवाम की मदद के बाद लीडर दोबारा इक़्तिदार में आता है अगर जमहूरी इक़्तिदार मजबूत हों। तो ये और आसिम मुनीर पे उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ाम दिया। देखिए इसमें दो बातें सर साहब, एक तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, कोऑपरेशन पे होने चाहिए बिल्कुल, जिसमें दोनों ममालिक के लोगों का और उनकी प्रॉस्पेरिटी में इजाफा हो और फ़ायदा हो, और उसी बुनियाद के ऊपर ही बायलैटरल ताल्लुकात होने चाहिए। जहाँ तक बात है उस आर्टिकल की जिसका आपने जिक्र किया, मेरी नज़रों से भी गुजरा है, उस पर तो सबसे पहले मैं आपको उसका एक हिस्सा पढ़ाना चाहूँगा, जिसमें जो ऐसा लगता है, जो कि मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब नहीं देता। हाँ, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये लिख रहा हो तो फिर शायद फिर भी समझ आती है, क्योंकि उनके जो टॉकिंग पॉइंट्स रहे हैं ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। मैं हिस्सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कौन सी बात ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लीडर्स नहीं कर चुके। नहीं देखिए ये मैं आपको हिस्सा पढ़ के सुनाता हूँ। ये मुझे साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज मुनासिब बिल्कुल नहीं लगते। A destabilized Pakistan threatens regional security, disrupts trade and weakens global democratic values. The world must recognize the urgency of this crisis, not just for Pakistan's future, but for the stability of South Asia and beyond. आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते के लिए ख़तरा बन सकता है। आप कौन सी खुबल वतनी और आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की? ये इस तरह के अल्फाज हम इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सुनते हैं। मैं कभी तवक्को नहीं करता था कि इस हद तक खान साहब गिरेंगे। वो उसमें देखिए, मैं प्रोग्राम को तो ज़ाहिर है, उसमें ये मुझे बताएं कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये बात उनकी गलत है? नहीं देखिए, मैं अगर पाकिस्तान खुदा ना खासा डिस्टेबलाइज हो जाए, नहीं देखिए, क्या आपको बलूचिस्तान आप ये चाहते हैं? बलूचिस्तान में जो आपने पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है, अगर वो कह रहे हैं उस पर उसको फ्लैग कर रहे हैं इमरान खान और कह रहे हैं कि बताइए आपने यही मफरूज़ा हर दफ़ा बांधना है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया तो ये होगा, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो रहा है, पाकिस्तान टूटने की आप बातें करते हैं। इससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं? आप जब एक बैनुल-अक़वामी पब्लिकेशन में ये अल्फाज लिख के आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आप अपनी कुर्सी के लिए या अपनी रिहाई के लिए आप अलार्म बेल्स रेस करना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने साइफर के ड्रामे के साथ किया था, जिस तरह आपने IMF की चिट्ठियों के साथ किया था। आज आप फिर से वही काम करना चाह रहे हैं। और आखिरी 3 हिस्से जो मैंने देखा कि 3 पैराग्राफ उनके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और US की तरफ डिवोटेड थे, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस नहीं, बल्कि डेस्परेटली यस तक का सफर है। मैं तो ये नहीं समझता कि कोई भी शख्स इस तरह के रवैये को सपोर्ट करता है या कर सकता है। सियासत अपनी जगह, आपकी ऑपोजिशन का किरदार अपनी जगह, मगर मेरे ख्याल से दिस इज़ क्रॉसिंग अ रेड लाइन विच हैज़ बीन क्रॉस्ड अगेन एंड अगेन बाय इमरान खान और एंड PTI, और मेरे ख्याल से बिल्कुल किसी हिसाब से भी मुनासिब नहीं है किसी भी मेन स्ट्रीम जमात या किसी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए। चलिए, आपने अफसोस का इजहार कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे? मतलब मैं आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं लग रहे थे, इंडिया के लग रहे थे। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो कुछ वहाँ पे झूठ बोला है वहाँ टीवी पे, उस पर हुकूमत तो भी कुछ करे ना। आप उनको पेंशनें दे रहे हैं, उनको पूरा स्टाफ दिया हुआ है, उनको घर दिया हुआ है, पूरी मरात साबिक सदर की उनको दी है। वो वहाँ बैठ के पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो US एड मिली थी $17 मिलियन की, वो इलेक्शन को रिग करने के लिए सबसे बुरे इलेक्शन उन्होंने करवाए, रिग किए हैं। 2024 की तरफ इशारा था। ये इमदाद तो आई 2018 के इलेक्शन से पहले। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन को अगर और RTS सिस्टम उस पर उन्होंने उससे बनाया है, उस US एड से, तो अगर रिग्ड हुए थे 2018 में हुए थे, वो झूठ बोल के 2024 पे पाकिस्तान के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करें और आप उनको सारी पेंशनें मरा दी। देखिए बात ये ना जी, तो कानून के मुताबिक बिल्कुल जो भी तो कानून इस पे मुल्क के खिलाफ अगर वो बोलता है बिल्कुल साबिक सदर, तो कानून खामोश है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, झूठ बोलता है अगर मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। पी का ऑर्डिनेंस सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए नहीं, बिल्कुल आरिफ अलवी साहब हों, खान साहब हों, कोई भी ऐसा शख्स हो, पी का ऑर्डिनेंस के तहत आप आरिफ अलवी के खिलाफ एक्शन लेंगे? जी देखिए, मेरे ख्याल से मैं कानूनी नुकात जानता नहीं, मगर अगर बनता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर ऐसी बिल्कुल गुंजाइश है इस तरह की, अगर
वो बता रहा हूं, टीवी जी पे बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ आप अगर बिल्कुल ऐसी बात है तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। कल हमने पूरा एडिटोरियल किया उस पर। और देखिए दूसरी बात ये है, अबसार साहब आपने कहा ना इसके खिलाफ हम क्या, इसके खिलाफ देखिए ये पहले जो चिट्ठियां आई थी ना अभी 2-3, कभी ओपन लेटर, कभी आर्मी चीफ, ये उसी की एक और कड़ी है। नहीं, तो आप ये काम देखिए, लेकिन अमेरिका में लॉबिंग भी हो रही है साथ कानून बनने की, तो आपकी हुकूमत खामोश रहेगी? नहीं देखिए, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने और हकाइक हमने सामने बार बार पेश करने हैं, मगर हमने बार बार इनकी कई भी बातों पे तो रिएक्ट नहीं करना। अब मुल्क के और बड़े मसाइल हैं, मुल्क के चैलेंजेस हैं, जिस तरह मुआशी स्टेबिलिटी आई है उसके सफ़र को जारी रखना है। हम बार बार एक बिगड़े हुए बच्चे के रोने धोने या पीटने को बार बार पैंडर करके उसको तवज्जो नहीं दे सकते। और काम है, मुल्क के अहम मसाइल हैं, उसको हमने हल करना है, उसको आगे लेकर। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जो काबीना में इजाफा हुआ है इसकी असल वजह क्या है? ये देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोगेटिव है, और आपने देखा कि पिछले 1 साल में भी जो उन्होंने चॉइसेस की उसी के नतीजे के अंदर मुआशी स्टेबिलिटी आई, एक बेहतरी आई, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी की भी तवक्को थी कि आज मईशत जिस तरह की स्टेबिलिटी अचीव कर चुकी है, महंगाई की शरह के हवाले से, IMF के साथ प्रोग्राम के हवाले से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और डॉलर की स्टेबिलिटी के हवाले से, हमारे करंट अकाउंट बैलेंस के हवाले से, ये किसी की तवक्को नहीं थी। लोगों का ख्याल था कि ये पिछली फरवरी में जब हुकूमत बनी थी कि जून तक इतने मसाइल हो जाएंगे कि संभले नहीं जाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसी टीम ने संभाले। प्राइम मिनिस्टर ने हालात को देखते हुए, उनका प्रोगेटिव है, उन्होंने एक टीम अनाउंस की, इंशाल्लाह ये टीम भी परफॉर्म करेगी। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है और उनकी चॉइस है। परवेज़ खटक प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है या हाइब्रिड निज़ाम की? ये देखिए, बिल्कुल परवेज़ खटक साहब हों या कोई भी शख्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे पार्टी के कायद और साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, they make all decisions regarding the cabinet. So any decisions that have been made by the leadership of the party. बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर साहब, आपको गुड लक कि आप कौम के लिए खिदमत करें, आप कैबिनेट के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया। और बुराई को रोकें और अच्छाई को फ़रोग दें। वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल इंसाफ के लिए खुदकुशी, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारा आज का एडिटोरियल है इंसाफ के लिए खुदसोजी। लाहौर हाई कोर्ट में 28 फरवरी को एक शख्स साइल था, आसिफ जावेद, उसने अपने आप को आग लगा ली और वहीं वो फिर लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। आसिफ जावेद का केस ये था, जो उसने जब पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, उससे पहले उसका केस ये था कि वो कबीरवाला खानेवाल से हैं और उनके 6 बच्चे हैं। उनकी वजह और केस की वजह से घर और गाड़ी फ़रोख्त हो गई, गुजर बसर उधार से चल रहा था। और केस क्या था? वो एक मल्टीनेशनल फूड बेवरेज कंपनी में प्लांट में यूनियन लीडर थे, उनको निकाल दिया गया 2016 में कुछ दीगर मुलाजमीन के साथ, और 2016 में जब उन्हें निकाला गया तो वो बरतरफ कारकुनों के साथ 2019 में अब उनका सामना पड़ा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से। आप ये याद रखें 2016, अब 2025 है, 10 साल इस मुल्क के करप्ट निज़ाम इंसाफ ने उसको मौत के अलावा कुछ नहीं दिया। 2016 में वो गए, 2019 में लेबर कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसला दिया। उसके ख़िलाफ़ वो जो निजी मल्टीनेशनल फूड एंड बेवरेज कंपनी थी, जिसका करोड़ों में अरबों में जिसका रेवेन्यू और मुनाफा होगा, वो उसके ख़िलाफ़ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में चली गई, क्योंकि ये अपील का फॉर्म था। और 23 नवंबर 2020 को वहाँ से भी उनकी अपील खारिज हो गई और फैसला आसिफ जावेद के हक में आया, जिसके ख़िलाफ़ फिर वो मल्टीनेशनल जो फूड एंड बेवरेज कंपनी है, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में वो गए। 5 साल से वहाँ केस पेंडिंग है और तारीख दी जाती है, कोई फैसला नहीं होता। और दिसंबर 2020 में इस फैसले को चैलेंज किया गया। 5 साल से ज़ेर अल्तवा था और अब आके जब 25 फरवरी को तारीख हुई तो 8 अप्रैल 2025 तक मुलतवी कर दी गई। फिर कहा गया कि हम फैसला भी दे नहीं सकते। तो अदालती फैसले में ताख़ीर की वजह से आसिफ मायूस होकर उन्होंने ये इंतहाई इकदाम किया। लेकिन इस मुल्क में 25 लाख केसेस अल्तवा का शिकार हैं, जिसमें से 20 लाख लोअर जुडिशरी में हैं। और पाकिस्तान का जो नंबर है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 के मुताबिक 142 ममालिक में से पाकिस्तान की इस अदलिया का नंबर 129वां है। कुछ सोचें, अवाम खुदकुशियाँ कर रही है, खुदसोजी कर रही है कि उस निज़ाम इंसाफ से वो मायूस हो चुके हैं। सोचिए। गुड नाइट।